BHIE 143 पर्यावरण का इतिहास। इसमें हमारा क्या रहेगा चैप्टर नंबर 2, या आप कह सकते हैं यूनिट नंबर हमारी क्या रहेगी 2 रहेगी। इसमें क्या है पर्यावरण और प्रारंभिक समाज। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे अखोटक संग्राहक, क्योंकि इसमें क्या रहेगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अखोटक संग्राहक रहेगा क्या है पूरा पाषाण संस्कृति और मध्य पाषाण संस्कृति है। इसको मैं समझाऊंगा ही, देखूंगा इन दोनों चीज़ों को मैं समझाने के बाद फिर हम देखेंगे खाना बदोश। ये अखोटक संग्राहक थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो क्वेश्चन आपसे आएगा, पूछा जाएगा, ध्यान रखना मैं क्या बोला हूं। चलते हैं इस क्वेश्चन पर। हाँ बोलो, किसकी बात करें? आखोटक संग्राहक। देखो अन्य जानवरों की तरह मानव के लिए आजीविका का प्रारंभिक तरीका शिकार करना था। तो सबसे पहले समझो भैया आखोटक संग्राहक होता क्या है। आखेटक संग्राहक, आखेटक संग्राहक का मतलब होता है कि जब मनुष्य क्या करता था भाई मेरे, जानवरों का शिकार करता था। ठीक है, क्या करता था? जानवरों की शिकार करता था, उसी को बोलते हैं। और ज्यादातर यानी मनुष्य की जो पूरी आजीविका होती थी वह कह सकते हैं जंगलों में जानवरों पर ही निर्भर थी, क्योंकि वो क्या करता था, उनका शिकार करता था, उनको मारता था और उनको खा लेता था। और इसमें विशेषकर हमें इसमें भूमिका में क्या लिखना पड़ेगा, अन्य जानवरों की तरह मानव भी अपनी, यानी जैसे जानवर को मार के खा रहे थे वैसे इंसान जानवरों को मार के खा रहा था, यानी उसकी जो पूरी आजीविका थी वह जानवरों पर ही निर्धारित थी। यह चरण मानवता के इतिहास के बाद का सूक्ष्म चरणों की अवधि में तुलना में सबसे लंबा, यानी जो इंसान था वह शिकारी के रूप में काफी लंबे समय तक रहा भाई। ऐसा नहीं था 2-4 साल, 100 साल, 200 साल की बात की, बल्कि कह सकते हो कि काफी लंबे समय तक क्या कर रहा हूं, बल्कि वह काफी लंबे समय तक कह सकते हो कि वह जानवरों को मार करके खाता रहा। ठीक है, आखेटक संग्राहक में कुछ क्षेत्रीय भिन्नताएं भी, क्या कुछ क्षेत्रीय भिन्नताएं भी थी। कुछ जगहों पर खाली जगहों और गुफाओं में, यानी कह सकते कि जो शिकार किया जाता था वह कहीं पर खाली जगह में किया जाता था या कहीं पर गुफाओं में किया जाता था। और कह सकते कि जब ये शिकार करते थे तो कई बार यह जैसे कुत्तों का यूज करते थे या अन्य लोगों का समूह में यह क्या करते थे, इनको किया जाता था। ये सारी हेडिंग क्या लिखोगे, भूमिका में लिखोगे। जैसे आपको आ गया आखेटक संग्राहक, तो आप भूमिका में यही सारी चीजें बताऊंगी। ठीक है, और क्या करते थे जब ये आखेटक संग यानी जब ये शिकार करते थे, शिकार करते समय क्या करते थे, पत्थर के औजारों का यूज होता था। इनके पास सिर्फ भाई पत्थर होते थे। पत्थर क्या होते थे, पत्थर के औजारों क्या करते थे, ये ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे, इनके जरिए क्या यूज होता रहा। ज्यादातर क्या आखेटक संग्रह के अध्ययन के बारे में यह सबूत मिलता है कि पत्थर के औजारों का ही क्या करते थे, इनके साथ यूज था। और पत्थर के जो औजार होते थे वह विभिन्न प्रकार के होते थे। उसमें क्या थी भाई मेरे, बहुत ज्यादा वैरायटी थी। इतनी चीजें आप लिखोगे भूमिका में। भूमिका के बाद हम क्या लिखेंगे, अगर आखेटक संग्राहक में 2 चीजें, एक है पूरा पाषाण संस्कृति, इसमें हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी, पूरा पाषाण संस्कृति। जब क्या लिखो, पूरा पाषाण संस्कृति में क्या है, पूरा पाषाण अगर हम संस्कृति देखते हैं, यहां पर जो मनुष्य जो शिकारी संग्रह था उसमें क्या करता था, वह जंगलों में जानवरों का शिकार करता है। लेकिन यहां पर अगर हम क्या देखें, उसके जो औजार हैं, औजार का मतलब होता है कि भाई मेरे जो पत्थर के औजारों का शिकार करने के लिए यूज करता था वह औजार कैसे थे। ज्यादातर अगर आप औजार देखोगे तो औजार इससे कैसे थे, देखोगे तो क्या थे, इनके औजार भारी भरकम औजार होते थे। ठीक है, इसमें एक जगह पर चित्र भी बनाया गया, इस चित्र का जरूर यूज करना जब से आप पूछेगा कि अगर हम इनके औजारों का यूज करें तो इनके औजारों में जैसे पूरा पाषाण संस्कृति का औजार और तथा इसके प्रकार आवास की प्रकृति को 3 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम पूरा पाषाण संस्कृति में अगर औजारों को देखोगे तो ज्यादातर इनके जो औजार हैं, जैसे यहाँ पर फोटो बनी हुई है, देख ये जो फोटो बनी आप देख सकते हो, बुक में भी बनी होगी, इस प्रकार के औजार हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा नोकीले नहीं होते, सामान्य प्रकार के होते थे, यानी बहुत ज्यादा वैरायटी हमें नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, इस प्रकार के क्या होते थे, औजारों को वहां पर यूज किया जाता था, बड़े सल्कों वाले, यानी बड़े सल्कों वाले। ठीक है, तथा एक क्या करते थे, कुछ खुरचनियां तथा बिदरणियों का भी यूज करते थे। ये 2-3 प्रकार के औजार थे। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं था। और कह सकते हो कि मानव के आहार में मांस को शामिल होने से पूर्व सामाजिक परिवर्तन हुए, और कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रजार के आधार के कट का विकास हुआ। यानी धीरे धीरे क्या चलता है कि जो धीरे धीरे कुछ विकास होता है। देखो औजार बहुत ज्यादा विकसित नहीं पूरा पाषाण में। देखो पूरा पाषाण में जो शिकारी थे वो जरूर औजारों से शिकार करते थे, लेकिन बहुत विकसित नहीं है। ठीक है, बहुत विकसित नहीं है, या बहुत कहते थे कि बहुत उसमें वैरायटी नहीं थी।
ठीक है। या कह सकते हैं कि वो आखेटक शिकारी थे, शेष जीविता थे, या कह सकते हैं कि पौधों का संग्रहण होता था। ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन हमें नहीं देखने को मिलता था, उन्हीं के प्रकार से हो रहा था। ठीक है। उसी इसमें जब देखोगे जैसे इनके जो औजार होते थे किस प्रकार से, जैसे चोपर है, कोर है, सल्क या फलक होता था। इनके जो औजार होते थे जैसे इसमें जैसे चोपर का यूज करते थे, या कोर, क्या कोर का मतलब जैसे भैया कोई पत्थर होता सामने, कोर का मतलब समझते हो, उसमें जो नुकीला सा चीज निकलता है उसको बोलते नहीं कोर निकल गई है। कोर का मतलब होता है कि जैसे 4 कोने हैं तो उसमें कोई नुकीला निशान, उसको बोलते कोर। ये उस पत्थरों में क्या होती कोर रहती थी। और दूसरा सल यानी फलक, सल्क और फलक होते थे। दूसरा क्या यूज करते थे, ये हस्त कुठारों का यूज करते थे। हस्त कुठार का मतलब होता है कि जैसे पत्थर जो हाथ से चलाते थे, हस्त कुठार। बिदरनी और खुरचनी, खुरचनी का मतलब जैसे भैया शिकार कर लिया तो उसको खुरचते थे। मान लो जैसे तुमने किसी चीज को, पक्षी को मार लिया है तो खुरचना पड़ेगा ना, खुरच खुरच से निकालना पड़ेगा उसके मांस को ना, तो क्या करते थे, खुरचनी का भी प्रयोग होता था। ये पूरा पाषाण संस्कृति में सारी चीजें आप बनाओगे। कुछ फोटो वोटो बनाना होगा तो बना सकते हो आप लोग, ठीक है, बिल्कुल। कोई इमेज बनाना, कोई डायग्राम बनाना है तो आप बिल्कुल बना सकते हो भैया पूरा पाषाण संस्कृति में जी क्या जो शिकारी थे ये किस प्रकार से शिकार कर रहा था। ठीक है, यही सारी चीजें इसमें रहेंगी। उसके बाद जो हमारा अगला जो रहेगा इसमें जिस संस्कृति को देखना है वो इंपॉर्टेंट जो हमारी रहेगी वो है मध्य पाषाण संस्कृति। इसमें एक चीज और लिख देना कि जैसे पूरा पाषाण संस्कृति है ये हमें कहाँ पर मिली है। ठीक है, जैसे कहाँ किन स्थान कौन कौन से हैं उन स्थानों का नाम जरूर लिखना। जैसे क्या है, अतिपरिक्कम यानी गुड़ियम गुफाएं, ये जैसे, ठीक है, ब्रह्मेश्वरम क्षेत्र जो है, पन्नार घाटी तमिलनाडु है, नर्मदा घाटी मध्य भारत है, गोदावरी घाटी, जिस प्रकार के आपको नाम एक कहाँ कहाँ पर मिले, सोआन घाटी पाकिस्तान, गोदावरी, नर्मदा, पन्नार, ये कुछ नदियां हैं, पन्नार घाटी, नर्मदा घाटी, यानी ये जो पूरा पाषाण संस्कृति है इसके सबूत हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं इसको भी जरूर बता देना है क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला हम बात करेंगे इसमें जैसे है कि भैया कि मध्य पाषाण संस्कृति की बात करेंगे। देखो मध्य पाषाण अगर मैं संस्कृति बात करूं तो पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच में जो संस्कृति आती है उसको हम क्या बोलते हैं, मध्य पाषाण संस्कृति बोला जाता है। ठीक है, मध्य पाषाण संस्कृति में जो मनुष्य है वह भी एक शिकारी ही था, वह भी शिकार हो रहा है, वो भी पशुओं का शिकार। लेकिन यहाँ पर पशु के शिकार करने का थोड़ी वैरायटी आ गई। यहाँ पर जो इसके औजार हैं क्या है, नुकीले औजार होते हैं। क्या हो गए हैं, वो औजार नुकीले हो गए थे तथा हल्के हो गए थे। हल्के का मतलब उनका वजन कम हो गया था। ठीक है, यानी यहाँ पर जो पशुओं का औजार यानी पशुओं को जमा, देखो यहाँ पर कुछ फोटो भी बनी है, ये फोटो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी पूरा पाषाण संस्कृति में जो जानवरों का शिकार किया जा रहा है, क्या बोल रहा हूँ, जो जानवरों का शिकार करते समय जिन औजारों, जिन पत्थर के औजारों का यूज हो रहा है या जिन पत्थर के औजारों का प्रयोग करते हैं वो क्या होता था, ये फोटो बनी हुई है, बुक में आप देख रहे होंगे फोटो जो बनी, इस डायग्राम को बना सकते हैं। यानी इसमें खासियत अगर दो खासियत चीजें, जो पत्थर के औजार हैं वो क्या हो गए, हल्के हो गए हैं, यानी कम वजन वाले यूज होते हैं। दूसरा इसमें कह सकते हो कि धारदार हैं। धारदार यानी भैया नुकीले होते चले जा रहे हैं, धारदार। पहले तो देखो बिल्कुल पत्थर की तरह होता था उसमें, ठीक है, आधा ईंटा तोड़ दो वैसे होते थे पहले पूरा पाषाण में, लेकिन मध्य पाषाण में क्या आता है कि धारदार हो गए हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम पूरा पाषाण की संस्कृति में बात करें तो इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पर देखोगे किस प्रकार से निशान उशान बने, आप फोटो देख सकते हैं। सिंह वाले सुअर का चित्र इन्होंने कैसे बना रखा है, देख रहे हो, सिंह वाले सुअर का इन्होंने चित्र बना रखा है। ठीक है, ये फोटो नृत्य करते हुए भीम बेटका, ये चित्र यहाँ पर डांस करते हुए भीम बेटका का चित्र बना हुआ है, ये फोटो आपको दिखा रखी। कई सारे यहाँ पर जैसे चित्र यहाँ बना। दूसरा क्या है कि जो पूरा पाषाण जो संस्कृति थी इनके स्थल कौन थे, भाई ये भी पता होना चाहिए। जो पूरा पाषाण संस्कृति है, ठीक है, इसके स्थल कौन कौन से, यानी पूरा पाषाण जो संस्कृति है ये कहाँ कहाँ पर पाई गई है। तो जैसे पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, मेवाड़ का पठार या मध्य भारत या उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार तथा दक्कन का पठार, मुंबई, कटक और तेलंगाना का पठार आदि में पाई गई थी। और जो हमारा क्या होता पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्वी घाट में पाई गई। क्या कह सकते हो कि जो मध्य पाषाण संस्कृति है ये कहाँ कहाँ पर विकसित हुई है, ये क्षेत्र आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में भाई, क्योंकि इसको हेडिंग डाल के लिखना भी पड़ेगा या इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके डाल देना। ठीक है, इनको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या, जो मध्य पाषाण संस्कृति है किन नदियों के किनारे बसी है, तो कौन कौन सी नदी हैं, इसमें कहाँ पर इनकी सघनता है, गंगा घाटी, दामोदर घाटी, केरल का तटीय क्षेत्र, यानी कहाँ कहाँ पर इनका विकास हुआ,
दक्षिण के तमिलनाडु की जो घाटी है यहां पर ये रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें आखेटक संग्राहक में भूमिका, पूरा पाषाण संस्कृति, मध्य पाषाण संस्कृति, बट पूरा पाषाण में औजार कैसे थे, औजार किस प्रकार से शिकार हो रहा था, इनको ऐड करना पड़ेगा। और मध्य पाषाण में बताओगे कि यहाँ पर ये जो औजार पत्थर के औजार यूज करते थे या किस प्रकार थे, या ये जो मध्य पाषाण संस्कृति है ये कहाँ पर इसके स्थल हैं, कहाँ पर क्षेत्र हैं, और किन नदियों के किनारे विकास हुआ है, किस प्रकार के औजारों को यूज करते थे। इस प्रकार की आपको क्या करनी पड़ेगी, इसमें हेडिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके लास्ट में क्या लिखोगे, भूमिका लिख दोगे। दूसरा जो अगर देखोगे जो मध्य पाषाण संस्कृति, यहाँ पर सूक्ष्म पाषाण औजार हैं, यानी यहाँ पर जो पत्थर के औजार होते भैया बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे यूज होते थे, बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे, जैसे रामपुरी चाकू बोलते हैं ना कि छोटी सी रहती काम को तमाम कर देती, उसी प्रकार से भाई मेरे बहुत नुकीले पत्थर यूज होते थे। दूसरा मनुष्य के कुछ कब्रें भी मिली हैं, मानव की कब्रें भी प्राप्त हुई हैं, ठीक है। मानव की कब्रें प्राप्त हुई, इससे पता चलता है कि भैया जो कब्र खोदी जाती थी उसको किस प्रकार के पत्थरों से खोदी जाती है, यानी मानव की कब्र खोदने में भी क्या कह सकते हो कि क्या करते थे कि पत्थरों का यूज करते थे। क्या है कि जो पत्थर होते हैं उनका यहाँ पर हमें प्रयोग देखने को मिलता है, पत्थरों का प्रयोग होता रहा, ठीक है। बहुत सारी कब्रें मिली हैं उन कब्रों में, उसमें जैसे सुआ है, तमाम तरह के सुआ हुआ से इसे खोदा करते थे, कब्रों को खोदा जाता था। लास्ट में क्या लिखोगे, भूमिका लिखोगे, सॉरी भूमिका बोला, लास्ट में निष्कर्ष लिखा जाता है, भूमिका तो शुरू में लिखोगे, ठीक है। लास्ट में निष्कर्ष लिखोगे तो इस वाली हेडिंग को लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। इन्होंने जैसे पालतू भी बनाया, इन्होंने कह सकते कि जानो कुत्ते को इन्होंने सबसे पहले अपना पालतू बनाया था, जो हमें देखने को मिलता है। धीरे धीरे नवपाषाण संस्कृति में कह सकते कि इन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया था और कृषि गतिविधियों को अनुमाना शुरू कर दिया। देखो पूरा पाषाण संस्कृति खत्म होते होते कह सकते हैं कि उन्होंने क्या कर दिया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया। यानी जो पूरा पाषाण संस्कृति के जो लोग थे भैया, उन्होंने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। हेडिंग बना सकते हैं, पशु को पालना शुरू कर दिया। दूसरा कृषि गतिविधियों को इन्होंने धीरे धीरे बढ़ाना। भारत में पशुओं को पालतू बनाने का पहला प्रमाण गंगा घाटी में स्थित आदमगढ़ की पहाड़ियों से मिलता है, ठीक है। ये सारे भूमिका में लिख सकते हो या इनको हेडिंग बना करके भी आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं खाना बदोश समुदाय की, ठीक है। खाना बदोश क्या थे या खाना बदोश समुदाय क्या था, इसको देखो। अस्थाई बसावट का अर्थ होता है अस्थाई रूप से जीवन। जिन लोगों की आजीविका के सघन रूप से कृषि करते थे वह निश्चित स्थान पर बस जाते थे। वहीं दूसरी ओर यायावार या खाना बदोश लोग वह समूह है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते। खाना बदोश आपको पता होगा कि क्या होता है भैया, इनका कोई निश्चित आवास नहीं रहता है, बल्कि यह आजीविका की तलाश में क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, ठीक है। वह पहले चरण में खाना बदोश समुदाय पशु चारण था। नहीं, जो खाना बदोश जो समुदाय है क्या करता है भैया, ये पशुओं को चराता है। इनके पास कहते हैं बहुत ज्यादा भैंसें होती हैं, गायें होती हैं, क्या करते हैं, उनको चराते हुए क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, ये घूमते रहते हैं, ठीक है। पशुओं को चराने के लिए एक जगह पर जहां पर पशु चराते हैं, अगर वहां पर चारे की कमी हो जाती है तो वो उस स्थान को बदल करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यानी पूरे जीवन काल में क्या करते हैं, सिर्फ दूसरे पशुओं पर बहुत ज्यादा डिपेंड हैं। उनके दूध है, उनकी खाल है, उनका गोबर है, उसी पर क्या है, इनकी निर्भरता बहुत ज्यादा रहती है। यानी कह सकते हो कि चारागाह की क्षेत्र के तलाश में, क्या कर रहा हूं, चारागाह की क्षेत्र की तलाश में यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, यह भ्रमण करते रहते हैं, यानी घूमते फिर रहते हैं। इनका भ्रमण बहुत होता था भाई, घूमते रहते थे, ठीक है। जैसे क्या करते हैं, कुछ पालतू जानवरों को पालना बहुत मुश्किल है, इसलिए व्यवहार में अगर कोमल थे, आकर्षक को पालतू बनाना एक लंबे समय तक कारण मनुष्य ने एक सहजेवी रहा। देखो जानवरों को पालतू बनाना क्या बहुत मुश्किल माना जाता था। सिर्फ सब जानवरों को पालतू नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ उन्हीं जानवरों को पालतू बनाया जा सकता है जो क्या है, एक प्रकार से क्या है, संवेदनशील है या कोमल है। शेर को पालतू थोड़ी बना सकते हो, नहीं बना सकते। कुत्ते उत्ते को पालतू बना सकते हो, सभी जानवर पालतू नहीं बन सकते भाई मेरे, ठीक है। देखो यदि पशुचारण की सहायक गतिविधि जो सामान्य रूप से कृषक में भी प्रचलित थी, परंतु कुछ स्थानों पर मानव समूह ने खाना बदोश की जीवन शैली ही संपूर्ण रूप से अपनाया है। नहीं कह सकते कि जो खाना बदोश है उनकी एक प्रकार से जीवन शैली थी, यानी कहीं पर उनका क्या है,
अस्थायी निवास नहीं होता था, बल्कि वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे अपनी। और कई बार क्या, जैसे मैंने आपको चैप्टर भी पढ़ा था, उसमें कहने क्या बता था कि ये कहीं कहीं पर खेती कभी नहीं करते थे, लेकिन क्या मौसमी खेती करते थे। कैसी खेती करते थे? मौसमी खेती। इनके लिखना हेडिंग बनाना कि मौसमी खेती करते थे। और एक चीज जो एक क्या करते थे, ये जो खाना बदोश हैं या जहां पर रहते थे उन लोगों के खेतों में काम करते थे, उन लोगों के खेतों में काम करते थे, या उन लोगों के भी पशुओं को चराने का काम करते थे। ये क्या करते थे, यानी जहां, जैसे मान लो कि अपनी जगह से चले, जिन स्थानों पर रहते थे वहां के लोगों को, पशुओं को चरा देना, उनके खेतों में काम कर लेना, ये भी ये समय समय पर काम करते थे। अगर इनको मौका मिलता था तो ये मौसमी खेती भी कर लेते थे। ज्यादातर जो इनकी निर्भरता है वह पशुओं पर ही रहती है। पशुओं की दूध हो गई, खाल हो गई, ये इन पर ही इनकी निर्भरता, ये अपना जीवन यापन करता था। और नए नए चारागाह की तलाश में ये समय समय पर स्थान बदलते रहते हैं। और एक चारागाह पर जब कह सकते भाई मेरे वहां पर घास खत्म हो जाता था, तो दूसरा अपना निवास स्थान ढूंढ लेते थे, वहां पर जाकर के अपने पशुओं को चराते थे। दूसरा, एक झुंड में चलते थे। झुंड का मतलब होता 3-4 परिवार एक ही साथ चलता था, अकेले नहीं जाते थे, दो लोग नहीं, और बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यानी 3-4 जो फैमिली, जो 3-4 परिवार होता था, ये लोग चलते हैं। और कोई निश्चित स्थान इन्होंने कभी अपना बनाया नहीं। यानी पशुओं पर इनकी क्या है, निर्भरता हमें क्या कहोगे, हमें ज्यादा मिलती है या ज्यादा दिखाई देती है। खाना बदोशी की मैं बात कर रहा हूं जी। आजीविका के विभिन्न तरीकों में इस्तेमाल दो समूहों के बीच संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। जैसे कि देखो, ये जब अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे तो संस्कृति का भी आदान प्रदान होता था। इनकी संस्कृति जैसे रहती थी, वहां की संस्कृति से कई बार एक्सपायर हो जाते थे या वहां की संस्कृति को अपना लेते थे। क्या करते थे, बड़ी संख्या में पशुओं के झुंड को चराने की, यानी झुंड में आते थे। ठीक है, ऐसे नहीं है 2 पशु लेकर के। और कई बार क्या था कि जहां पर रहते थे वहां पर कई बार क्या करते थे, कारीगर वर्ग का भी काम कर लेते थे। घर बनाना, कारीगरी का काम भी ये सीख लेते थे। यानी पशु चारण तो इनका मुख्य काम था खाना बदोशों का, लेकिन इनको कहीं पर घर बनाने का काम मिल जाए, किसी का पशु चराने का काम मिल जाए, किसी खेत में काम करने का मिल जाए, तो ये सारी गतिविधियों के भी क्या करते थे, खाना बदोश समुदाय के लोग होते थे वह करते रहते थे। ठीक है, खाना बदोश जो है इनके वंश के आधार पर रिश्तेदारी संबंधी तंत्र होते थे और जीवन निर्देश होता था। उनका जीवन बसे हुए समुदाय की तुलना में अधिक व्यक्तिवादी था। यानी इनका जो पूरा जीवन है क्या था भाई मेरे, व्यक्तिवादी था इनका जो जीवन, अगर हम बात करें। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इनका देखोगे, एक हेडिंग इसमें बना लेना कि एक मौसमी खेती करते थे। कैसी खेती करते थे, मौसमी, यानी भैया टाइम, मौसम को देख करके क्या करते थे, एक खेती को करते थे। यानी जैसा मौसम रहता था वैसे ही खेती कर लिया करते थे भाई। मौसम के अकॉर्डिंग इनकी क्या होती थी, खेती चलती रहती, खाना बदोश लोगों की। ठीक है, तो मौसमी खेती करते थे, यही सारी इसमें चीजें रहेंगी। इसमें कुछ हेडिंग बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे खाना बदोश के लिख रहे हो तो भूमिका, ठीक है, ये लिख दिया। इनका कोई भैया निवास स्थान होता नहीं है, घूमते चलते रहते, घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, दूसरा, एक चारागाह में जब घास कमी हो जाती है तो दूसरे चारागाह को ढूंढ लेते थे। ठीक है, दूसरे क्या करते थे कि जहां पर निवास करते थे वहां के लोगों के पशुओं को चराना तथा उनके खेतों में काम करना, ये करते थे। ठीक है, दूसरा क्या करते थे कि ये कई बार कारीगरी का काम सीख लेते थे, कुछ कारीगरी का काम भी करते थे। संस्कृतियों का आदान प्रदान इनके द्वारा होता था, क्योंकि जहां पर जाते थे वहां की संस्कृति सीखते थे या वहां की संस्कृति को प्रभावित करते थे। ठीक है, दूसरा, खाना बदोश जो समुदाय होता था मौसमी खेती करता था। कैसे करता था भाई, मौसम के अनुरूप खेती करता था। ठीक है, ये मौसमी खेती करते थे। दूसरा, पशुओं पर इनकी निर्भरता बहुत ज्यादा है। क्या है, पशु जो होते हैं यानी जानवरों के जैसे दूध है और खाल है, इसको बेचने का काम, जैसे गोबर है, इनका प्रयोग करते थे। ठीक है, अपने परिवारों के साथ चलते थे और 3-4 परिवार एक साथ चलते थे, झुंड में आते थे। ऐसा नहीं था एक एक करके आते, झुंड में आते थे, यानी कह सकते हो कि समूहों में रहते थे, समूह बना करके। ठीक है, संस्कृतियों पर इनका बहुत प्रभाव पड़ा। इनकी संस्कृति से दूसरी संस्कृति प्रभावित हुई या किसी अन्य संस्कृति से प्रभावित हो गए। मौसमी खेती करते थे, यानी कहीं पर अगर वो 3-4 महीने रुक गए हैं तो क्या कर लेते थे, वहीं पर छोटा मोटा सब्जी वब्जी उगा लेते थे। मौसमी खेती तो यही है भाई कि टमाटर का मौसम चल रहा है तो टमाटर बो दो, और गाजर का मौसम चाहिए, यही सारी करेंगे। और मौसमी खेती में गेहूं चावल थोड़ी उगाते थे, मौसमी खेती में फल वल ही करते थे। दूसरा क्या करते थे,
न कि पत्थर के औजारों पर इनकी मानव की निर्भरता में परिवर्तन आए, बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र में, यानी कह सकते हैं इनके कारण क्या होता है, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, कई सारे परिवर्तनों में इनका प्रभाव। नहीं, लोहे के आगमन के बाद अगर हम देखेंगे नदी आधारित कृषि के खुले मैदान पर कृषि की ओर संक्रमण हुआ है। नहीं कह सकते धीरे धीरे क्या था, कोई पहले जो क्या होती थी कि यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता है, लोहे का जब आगमन होता है तो जो खेती जो कृषि होती है उसमें बड़ा परिवर्तन आता। तो इसमें जो सेकंड चैप्टर में अगर मैं बताऊं तो क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे पहले आखोटक संग्राहक, जिसमें आपका क्या रहेगा पूरा पाषाण और मध्य पाषाण, ठीक है। दूसरा फिर हम एक देखेंगे खाना बदोश, ठीक है। खाना बदोश क्या थे, सारे इंपॉर्टेंट मैं सेक्शन को बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर को देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर हमारा 3 रहेगा। चैप्टर नंबर 3 क्या है, पर्यावरण और प्रारंभिक समाज, नदी घाटी सभ्यता, ये रहेगा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 में अगर मैं आपको बताऊं क्या रहेगा, जैसे जलवायु परिवर्तन और मानव प्रयास, जल प्रबंधन, वन, ठीक है, मैं बताता जा रहा हूं, पशु पौधे, इनकी सबकी बताऊंगा क्या क्या है, कृषक समाज और शहरीकरण, और फिर हम खनन की बात करें। देखो इस चैप्टर में बताया क्या क्या है, पहले इस चैप्टर का नेचर मैं बताता हूं, इस चैप्टर में है क्या पहले समझो। देखो इस चैप्टर में हमें ये बताना पड़ेगा, जैसे पूछेंगे जलवायु परिवर्तन और मानव प्रवास, यानी यहां पर जैसे पूछेंगे जल प्रबंधन, जैसे जल प्रबंधन है तो भैया जल प्रबंधन का कहने का मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके बाद वैदिक सभ्यता है, मैं बता दे रहा हूँ, हेडिंग है सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, ठीक है। उसके बाद कह सकते हो कि मौर्य काल है, गुप्त काल है, हर्षवर्धन काल है, इस टाइप की कुछ चीजें हैं। लेकिन इन अलग, जैसे हम जल प्रबंधन की बात करेंगे तो जल प्रबंधन अगर आप देखोगे कि भैया हमारे यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसे बोलते हैं, वहां पर जल प्रबंधन कैसे था। दूसरा अगर सेक्शन की बात करेंगे तो जो हमारी क्या थी, वैदिक सभ्यता, वहां पर जल का प्रबंधन कैसे हो रहा था। या अगर हम बात करें हमारी जो मौर्य काल है, गुप्त काल है, और जो टाइम पीरियड रहा वहां पर जल का प्रबंधन कैसे हो रहा था। उसी प्रकार से जब हम वन की बात करेंगे तो वन में भी क्या रहेगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में वनों का क्या महत्व था, वैदिक सभ्यता में क्या रहा, मौर्य काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन के काल में, अन्य पीरियड में अगर अन्य जो राजा महाराजा जो आते हैं उनके काल में वनों को लेकर के क्या रहा। उसी प्रकार से हम जब देखेंगे पशु और पौधे का भी सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या महत्व रहा, या उसके बाद चलेंगे कि वैदिक सभ्यता में पशुओं की क्या हालत रही भाई मेरे। उसी प्रकार से देखेंगे कि उन्हें पशु और पौधों के किस प्रकार से उन्होंने पालतूकरण, प्रसार और भक्ति। देखो पशु और पौधे ना, पशुओं को पालतू बनाया गया भैया, क्या होता है पशुओं को पालतू बनाया, सबसे पहले बताया होगा ना कि कुत्ते को पालतू बनाया। दूसरा पशु और पौधों की कई बार भैया पूजा भी की गई है, कई सारे पशुओं की पूजा है, जैसे हिंदू धर्म में गाय की पूजा हो रही थी पशुओं को। उसी प्रकार से कह सकते हो कि जैसे हम पेड़ों की बात करें, पेड़ों की पूजा हुई, पशुओं की पूजा, यानी भक्ति पशुओं और पेड़ों को लेकर के भक्ति वाला टाइम कब है, वैदिक सभ्यता में रहा, ठीक है। या जंगलों को लेकर के, जंगलों को बड़ा पवित्र माना जाता था, हमारे ऋषि मुनि क्या करते, जंगलों में भैया यज्ञ तपस्या किया करते थे। उसी प्रकार से देखेंगे जैसे हम जलवायु परिवर्तन और मानव प्रवास की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता को लेकर कई प्रकार के विचार हैं। बोला जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता पतन के कई कारण हैं। पतन का पहला कारण बताते कि भैया आर्यों का आक्रमण हो गया इसलिए ध्वस्त हो गई, बाढ़ आ गई होगी, या भूकंप आ गया होगा, सुनामी आ गई होगी। इस प्रकार के कई सारे अलग अलग इतिहासकार क्या बताते हैं, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वह किस प्रकार से उसका पतन हुआ है, जलवायु बदल गई होगी, या नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया होगा। इस प्रकार के कई सारे उसमें बातें हैं। कई सारे इतिहासकार क्या कहते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसको किस प्रकार से बदली है। उसी में देखेंगे जल प्रबंधन, सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रबंधन कैसे है, जल को लेकर के क्या बातें हैं। फिर अलग देखेंगे वैदिक सभ्यता में, फिर मौर्य काल में, फिर अलग यानी वहां पर यानी पानी यानी जल जो होता था उसका प्रबंधन कैसे किया जाता था। उसी प्रकार से जब हम वन में चलेंगे, वन में भी देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता में वनों का क्या महत्व रहा, वनों के बारे में क्या रहा। फिर हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट रहेगा कि वैदिक सभ्यता में वनों को लेकर के क्या बातें की गई हैं। भाई वैदिक सभ्यता में तो वनों को पूरा पूजा जा रहा था ना। अरे वैदिक सभ्यता भैया गांव की सभ्यता, ब्राह्मणों की सभ्यता है, और वैदिक सभ्यता देखोगे तो भैया पेड़ और की तो पूजा बिल्कुल बकायदा हो रही थी। ऋषि मुनि उसी के नीचे बैठ करके ओम भूर्भुवः स्वः बोल करके मंत्र जप रहे थे, यज्ञ हवन कर रहे थे, ठीक है। वैदिक सभ्यता में क्या हो रहा है, यानी वैदिक सभ्यता में कह सकते हो कि वनों का महत्व बढ़ गया है, ठीक है। देखो
अगर बात करोगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता में वनों की पूजा हुई है, लेकिन उतना नहीं। लेकिन जब वैदिक सभ्यता थी तो वनों का महत्व कह सकते हो कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया, बहुत अधिक उनका महत्व बढ़ गया था। भाई जंगलों के नीचे कह सकते हो कि बुद्ध लोगों को तो ज्ञान प्राप्त हो गया है। पेड़ की जो ऋषि मुनि होते जंगलों में निवास करते हैं, यानी वनों का महत्व बढ़ा है। उसी प्रकार से जब हम वनों के आगे बढ़ेंगे तो जब अगर देखोगे मौर्य काल आएगा, गुप्त काल आएगा, तो वहां पर वनों को लेकर के क्या बातें, वहां पर कह सकते हैं कि वनों की जो पवित्रता है वो थोड़ी डाउन मारेगी और वनों की कटाई वाला जो सेक्शन होगा वहां चलेगा। यानी अब यहाँ पर जो राज्य होगा, यानी जो स्टेट होगा, देखो जब मौर्य काल आएगा, जब गुप्त काल आएगा, तो वनों पर एक प्रकार से कह सकते हो कि राज्य का कंट्रोल हो जाएगा, यानी कह सकते हो कि राज्य कंट्रोल करेगा। लेकिन वैदिक सभ्यता में तो वो तो पूरा पवित्र था भाई। उसी प्रकार से जब हम पशु और पौधों की बात करेंगे तो देखो पशु, अगर मैं पौधों की बात करूं तो दोनों को अगर आप देखेंगे, पशुओं को लेकर के अलग, देखो पहले इंसान क्या करता भैया, पशुओं को मार करके खा लेता था, लंबे समय तक उसने शिकारी के रूप में काम किया। वैदिक सभ्यता में पशुओं को मार के, वैदिक सभ्यता में अगर आप देखोगे तो पशुओं को मार के खाना कह सकते कि पाप माना गया, या वहां पर जिस प्रकार की सभ्यता रही, ठीक है। पशुओं की पूजा हुई, जैसे मैंने बोला कि गाय की पूजा उन्होंने की। उसी प्रकार से जब हम मौर्य काल में चलेंगे और गुप्त काल में चलेंगे तो मौर्य काल में एक चीज आता है कि वहां पर अहिंसा, जैसे अशोक आ जाएंगे। और गुप्त काल में देखोगे तो अशोक क्या, पशुओं को लेकर के और पौधों को लेकर के उनकी अलग प्रकार की थ्योरी है, भाई अहिंसक बने रहेंगे, हम किसी का वध नहीं करेंगे, इस प्रकार की चीजें। उसी प्रकार से जब देखोगे दिल्ली सल्तनत और मुगल काल आ गया तो अकबर क्या करेंगे, अकबर वाला भी यहाँ पर हम पशुओं की बात करेंगे तो अकबर क्या, वो कहता कि भैया 2 दिन तो पशुओं को खाना ही नहीं है, ठीक है। यानी पशुवध पर जिस प्रकार से गौ हत्या पर, तो अलग अलग शासन काल में पशु और पौधों को लेकर के क्या बात है रे, क्या पशु हत्या कहीं पर रोकी गई, पशुओं यानी खाने। बीच में एक चीज और भी सेक्शन आप पढ़ोगे कि जब ये मांस खा रहे थे उससे बहुत ज्यादा बीमारियां भी हो रही थी। तो यही रहा कि अलग, देखो मेरी बात ध्यान सुनिए, ये मैं बता रहा हूं कि जब हम पशु की बात करेंगे तो हम हर एक काल की बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में पौधों की क्या स्थिति है, पौधों को लेकर क्या बातें थी। फिर वैदिक सभ्यता में फिर हम बात करेंगे कि हमारी जो मौर्य काल है, गुप्त काल है, या कह सकते हो कि दिल्ली, इसमें जो रहेंगी उन्हीं की सेक्शन के अकॉर्डिंग वो चीजें चलेगी। जब हम वनों की बात करेंगे, मैं समझो जब हम वन की बात कर रहे हैं तो वनों में भी हमारी कई सारी हेडिंग बनेगी। भाई वनों को लेकर के सिंधु घाटी की सभ्यता में किस प्रकार की बातें हो रही थी, या सिंधु घाटी की सभ्यता देखोगे तो वनों का महत्व बहुत ज्यादा है, या कह सकते हैं वनों की कटाई या लकड़ी के लिए उनका यूज हो रहा था। लेकिन फिर वैदिक सभ्यता में वनों का तो महत्व बहुत ही बढ़ गया है, वहां तो पूजा वूजा होने लग गई, उसके नीचे तो ज्ञानवान मिलने लग गया उन लोगों को। तो इसलिए कह सकते हैं कि पेड़ों का महत्व बढ़ जाएगा, बहुत ही हाई लेवल पर पहुंचा है। उसी प्रकार से देखो परिवर्तन क्या होगा हर एक शासन काल में, देखोगे तो एक ही चीज को लेकर के, अगर मैं जल की बात करूं तो जल का प्रबंधन, जो अगर आप देखोगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जल का प्रबंधन है वो बिल्कुल तरीके से मौर्य काल, गुप्त काल और अलग अलग शासन कालों में अलग रहेगा। अगर जल प्रबंधन में हम सिंचाई की बात करें तो सिंचाई के जो साधन है जल प्रबंधन, आप देखोगे कि कभी जल प्रबंधन के लिए यहाँ पर बांध बनेंगे, बांध भी बनना शुरू हो जाएगा। तो जल प्रबंधन की अगर लेकर बात हूं तो अलग अलग शासन काल में जल प्रबंधन को लेकर के अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो पानी को भैया इस देश में बांध भी बने हैं, और कहीं कहीं पर पानी को लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता में अगर बात करोगे तो वहां पर स्नानागार हमें मिले हैं, या आप देखोगे कि जिस प्रकार से वहां पर पक्की नालियां बनी हैं तो वहां पर जल प्रबंधन की अलग बात है कि कई शासन काल में देखो कि भाई बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे थे, अगर नदियां थी नदियों को बांधा गया, बांध बनाए गए। तो अलग अलग शासन काल में क्या हो रहा था, ठीक है। जैसे जलवायु, मानव प्रवाह, जल प्रबंधन, वन, पशु पौधे और पालतूकरण, ये क्या वही सारी चीजें यहाँ पर की गई हैं, बातें की गई। जिससे हम खनिज की बात करें तो खनिजों में सिर्फ 2 खनिजों की यहाँ पर हम बात करेंगे। कौन सा, एक तो बात करेंगे कांसा, जिसे हम बोलते हैं कांस्य, कांसा, और दूसरा है लोहा। अगर मैं बताऊं 2 ही, ठीक है, लेकिन तांबा नहीं यूज किया गया है क्योंकि इन्होंने बुक में 2 ही है, मेनली 2 है। हाँ तांबा है, तो देखो अलग हेडिंग बना सकते हो, देखो हाँ ताम्र का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें अगर देखोगे तो एक कांसा एक फेमस रहा, कांसा क्योंकि लंबे समय तक कांसे का इन्होंने यूज किया, ठीक है। देखो तांबा जो यूज होता था वो कांसे के साथ तांबा का इन्होंने यूज किया। एक लोहा वाला जो हेडिंग लिखना, क्योंकि लोहा कह सकते हो कि लोहे ने बहुत सारी चीजें बदल दी, खेती एग्रीकल्चर को जिसने पूरा बदल करके रख दिया। तो खनिज वाला जो सेक्शन है उसमें 2-3 हेडिंग बनेगी, जैसे तांबा है, लोहा है, कांसा है।
लोहा को थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, और ज़्यादा लोहे का प्रयोग जब 6ठी शताब्दी में लोहा आएगा वहाँ से आपको लोहे को उठाना पड़ेगा। लोहे ने पूरा सिनारियो चेंज कर दिया, ठीक है, पूरा क्या होगा, पूरा सिनारियो बदल जाएगा कि लोहे बदल के ही रख देगा लोहा। वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि लोहे ने परिदृश्य ही बदल दिया कि जब भाई उन्होंने हल में स्टार्टिंग से बताना है, जैसे खनिज का कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप क्या 3.2 में अगर मैं बात करूँ, जैसे क्या है जलवायु परिवर्तन और मानव प्रवास की बात करूँ, देखो जलवायु परिवर्तन मानव प्रवास में अगर बात करेंगे तो जलवायु परिवर्तन क्या रहा कि मानव बस्तियों के विकास के साथ साथ उसके पतन के लिए भी, यानी कह सकते हैं जो पर्यावरण है, जो जलवायु यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो कह सकते हैं कि मानव की बस्तियों की भैया विकास में भी और पतन में दोनों के लिए उत्तरदायी। अगर मैं कह सकता हूँ कि जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ है तो उसके पतन में कह सकते हो कि जलवायु परिवर्तन, या कह सकते हो कि पर्यावरण का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे यहाँ पर बोला जाता कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो पतन है विशेषता 1900 BCE के बाद देखा गया। पुरातात्विक और इतिहासकारों ने इस सभ्यता के पतन के पीछे क्या दिए हैं, अलग अलग तर्क दिए हैं। देखो जितने भी इतिहासकार हैं वह बताते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है उसके अलग अलग कारण हैं, या उसके क्या है अलग अलग, उसको क्या बताते हैं, वह रीजन बताते हैं, ठीक है, क्या बताते हैं, अलग अलग उन्होंने रीजन दिए। जैसे भैया कुछ वो लोग मानते हैं कि आर्यों का आक्रमण हो गया था, आ रहे थे आक्रमण कर दिया। बहुत लोगों का मानना है भूकंप है या बाढ़ है, नदी है, ये तो आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा ना, इसको लेकर के, या पारिस्थितिक, देखो पारिस्थितिक गड़बड़ी का मतलब होता है कि एक प्रकार से वनों की कटाई है, देखो वनों की कटाई बहुत ज्यादा हुई है, या वनों की कटाई के कारण हो सकता है, या जलवायु परिवर्तन, यानी जलवायु परिवर्तन, तो यानी कह सकते हो कि जैसे अन्य संस्कृतियां थी जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता है, इनके पतन के कारण के उत्तरदायी जलवायु परिवर्तन को स्वीकार किया। यानी भाई कह सकते हो कि इन्होंने, कह सकते हो कि पर्यावरण को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया कि पूरी की पूरी सभ्यता पतन हो गई। यानी चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे चीन की सभ्यता हो, ये जितनी भी सभ्यताएं हैं, ठीक है, ये जितनी भी सभ्यताएं, तो उनका पतन में क्या है, जलवायु परिवर्तन, ये कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक अहम रोल निभा रहा है। इन्वायरमेंट चेंज जो हुआ है, ठीक है, इसका अहम रोल रहा है, ठीक है, यही पूरा रहेगा। जैसे गंगा के दोआब की बात की गई, जैसे शहरों की बसावट हो रही थी, और ये तमाम चीजें, यानी कह सकते हैं कि जो परिवर्तन है, यानी जलवायु परिवर्तन और मानव प्रवास को लेकर के आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है वो सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। अगला देखेंगे जैसे जल प्रबंधन की बात की है, तो जल प्रबंधन में आपको क्या बताना पड़ेगा कि जल प्रबंधन कैसे हो रहा था। देखो प्रारंभिक बस्तियों के नदियों के निकट, देखो पहले जितनी भी बस्तियां हैं, वैसे भी अगर हम जितनी भी सभ्यता दिखे तो सभी जो सभ्यताएं कहाँ पर बसी हैं, नदियों के किनारे बसी हैं। चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो, जितनी भी सभ्यता है, चाहे आप मेसोपोटामिया की सभ्यता देखोगे, चाहे चीन की सभ्यता है, ज्यादातर सभ्यताएं क्या थी, वह नदियों के किनारे ही वह क्या है बसी हैं, क्योंकि नदियां पानी पीने के लिए, स्थिर आपूर्ति तथा आसान परिवहन और फसल यानी खेती के लिए, उपजाऊ मिट्टी के लिए क्या है, इनका माध्यम थी। यानी कह सकते हो कि पानी एक बहुत उनके लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए जितनी भी सभ्यता का विकास हुआ है नदियों के किनारे। इसी प्रकार प्रारंभिक मानव समाज के उदय में कह सकते हो पानी महत्वपूर्ण था। प्रारंभिक जो मानव समाज का उदय हुआ है उसमें पानी यानी जो जल है वह एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल में अगर हम जल प्रबंधन प्रणाली की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जल गति ज्ञान पर प्रकाश डाला जाता है। यहाँ पर सभ्यता में एक नदी सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता जो विकसित हुई है, फली फूली है। सिंधु नदी जो कि हिमालय की सबसे लंबी नदी है, यह 2 वार्षिक बाढ़ में कांड थी। वहां की घाटी क्या थी, उपजाऊ थी। इसके बाढ़ के मैदानों को कांड में बहुतायत, इसमें चिकनी मिट्टी पाई जाती थी संरचनाओं के निर्माण के लिए, यानी चिकनी मिट्टी क्या होती थी, इसके ईंटों का प्रयोग किया गया है। परिपक्व हड़प्पा काल में जो मोहनजोदड़ो है वहां पर क्या बता कि वहां पर जो मकान है ईंटों के मकान बने। यानी कह सकते हो कि सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में कह सकते हो कि नदी का योगदान बहुत ज्यादा है। कह सकते हो कि चाहे वहां पर फसल उगाने में, चाहे पर जो वहां पर जो मिट्टी होती थी उस मिट्टी से कह सकते हो कि जो ईंट बनाने में इनका प्रयोग रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से इनका बहुत ज्यादा यूज है। उसी प्रकार से देखो मोहनजोदड़ो में अगर देखोगे जो स्नानागार मिले हैं, स्नानागार भी हमें बताते जो जलकुंड मिले हैं उस प्रकार का। दूसरा मोहनजोदड़ो के घरों में देखोगे स्नान और शौचालय और विस्तृत मलजल प्रणाली के लिए 700 अधिक जो कुएं थी इनकी देखभाल के लिए बताया। उसी प्रकार से लोथल में देखोगे वहां पर वर्षा के जल का, यानी लोथल में क्या होता है भैया, वर्षा के जल को क्या है इनका संचय करने के लिए छोटे छोटे क्या बनाए गए थे, बांध बनाए गए थे। लोथल में भार्गव नदी जो साबरमती की एक सहायक नदी है कि किनारे क्या हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह था, यानी कह सकते हो जो समुद्री व्यापार को बढ़ा। नहीं कह
सकते हो कि नदी जो है, यानी कह सकते हो कि नदी जो है वह एक प्रकार से जो जल प्रबंधन है वह मानव की विकास की सभ्यता में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, दूसरी ओर देखेंगे कच्छ के रण की अगर बात करें तो वहां पर पानी को लेकर के अलग बात है। ठीक, कच्छ को लेकर के वहां पर पानी को लेकर के हम देखेंगे क्या, बिल्कुल सिनारियो बिल्कुल अलग है जिस प्रकार से वहां पर बात की जाती है, क्योंकि कच्छ का जो क्षेत्र क्या गुजरात का इलाका है। वैसे भी आप सबको पता कि जो गुजरात का इलाका क्या है, वहां पर रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में देखोगे तो वहां पर पानी ना तो कोई बड़ी नदी थी ना कोई कृषि योग्य भूमि है। कई भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि अतीत में यहाँ पर पर्यावरण की स्थिति और जलवायु वर्तमान में थोड़ी अधिक अनुकूल थी। हालांकि यह दिलचस्प है कि हड़प्पा वासियों ने इसे शुष्क स्थान में बहुत बड़ी बस्तियां बनाई ताकि वह गुजरात से निकाले जा रहे यानी कीमती पत्थर और खनिजों उत्पादन जैसे कच्चे माल का दोहन कर सके। पुरातात्विक मत है कि ऐसे उत्पादों की आवाजाही को नियंत्रण करने के लिए कच्छ के रण में धौलावीरा की स्थापना। देखो यानी कह सकते हो कि जो देखो जैसे हम हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो अलग अलग हमारे जो साइट्स मिली हैं, हर साइट में अगर आप देखोगे तो पानी को लेकर के यानी जल को लेकर के अलग अलग बातें की, यानी जल प्रबंधन को लेकर के हमें अलग बातें हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में कह सकते हो कि जल प्रबंधन प्रणाली बहुत विकसित है, जिस प्रकार से यहाँ पर हमें नालियां मिली हैं, स्नानागार मिला है, या जिस प्रकार से वर्षा के जल को यानी पानी जब पानी बरसता था, जिस प्रकार से वर्षा के जल को क्या करते थे, एकत्र करते थे, यानी जिस प्रकार से वर्षा के जल को इकट्ठा करते थे उनको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। उस नेक्स्ट जैसे देखेंगे कि जैसे धौलावीरा, इसको तो आपने लिख दिया। उसके बाद अगर पानी को किस प्रकार से, पानी को क्या करते थे, एक टंकी में कह सकते हैं इनका सीढ़ीदार कुओं का प्रयोग करते थे, इसका होता था। ठीक है, और जल का भंडारण भी किया गया, यानी क्या करते थे, हड़प्पा वासियों ने जल प्रबंधन प्रणाली के इस सभ्यता के पतन में योगदान दिया। देखो यानी क्या करते थे, उसका इकट्ठा भी करते थे, यानी जल का इन्होंने इकट्ठा भी किया, पानी को कई बार इकट्ठा कर लेते, जैसे यहाँ पर कुछ बताया गया है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की भांति वैदिक युग में भी नदियों का महत्व, नहीं वैदिक सभ्यता में भैया क्या नदियों का बहुत महत्व, यानी नदियों को तो बुरा कह सकते हो कि पूजी जाती थी, यानी कह सकते कि वैदिक सभ्यता में या आर्य जल को आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक मानते थे। देखो जल का जो महत्व वैदिक सभ्यता में भैया पूजनीय हो गया है, बल्कि कह सकते हो कि आत्मिक शुद्धि के लिए यानी मन की शुद्धि के लिए पानी को प्रतीक माना गया है। जल को देवता, जल के देवता वर्ण माने गए हैं। और वैदिक भजनों में अगर देखोगे ऋग्वेद में वैदिक काल में भूगोल वर्णिता कहते साथ साथ जल के स्रोतों में जैसे नदियां, झीलें आदि के बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध है। इसमें से 30 नदियों का नाम का उल्लेख, सिंधु की सहायक नदी देखो जैसे जितनी भी सहायक नदियां थी, नदियों के सबसे अधिक प्रचलित हैं। ऋग्वेद में जल उठाने वाले उपकरणों जैसे उल्लेख मिला है। यह संभवतः गहरे कुएं से पानी खींचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर का एक पहिया था। यह उद्यान अन्य प्रकार के जल उठाने वाला उपकरण था, जिसमें पानी उठाने के लिए कई मिट्टी के बर्तन से जुड़े पीपे के आकार का पहियों का उपयोग था। अर्थवेद में जल संशोधन और नदियों के लिए नए जलमड कूड़ क्या थे, चैनल बनाने का उल्लेख है। लगभग 5वीं BC में हमारे पास बैल जैसे जानवरों द्वारा काम किए जाने वाले यांत्रिक उपकरण का है। देखिए क्या पहले क्या होता, कुएं से पानी खींचते थे, बाद में उन्होंने क्या किया, पशुओं का प्रयोग करने लगे, जैसे हम आगे रस्सी लगा करके खींचते थे। लेकिन नदियों का अगर आप देखोगे संगम जो युग आता है, संगम ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। मगध की अगर हम बात करें, मगध की राजधानी अगर राजगिरी के देखोगे तो वहां पर देखोगे यानी पाटलिपुत्र में ऐसे अंतर है, दो पाटलिपुत्र है क्या है, 3 नदियों का संगम। वैसे भी पता होगा ये पटना है लगभग 3 नदियों से घिरा था, पाटलिपुत्र जो है वह भी 3 नदियों से स्थिर है, यानी कह सकते हो कि महत्व है। जैसे गंगा, सोन है और पुनपुन, जबकि चौथी नदी घाघरा पाटलिपुत्र के गंगा से में शामिल होती है। गंगा और सोन नदी के उत्तर पश्चिमी पर पुनपुन दक्षिण में तथा राजधानी पाटलिपुत्र को घेर लेती थी। इस कारण से राजधानी को जलदुर्ग माना गया, जलदुर्ग माना गया। ठीक है, नदियों ने सिंचाई के प्राकृतिक संसाधनों को सुगम बना दिया और क्षेत्र के उपजाऊ जड़ोड़ मिट्टी में कृषि अधिशेष के उत्पादन में योगदान, यानी कह सकते हो कि जो नदियां थी अगर हम बात करें, जब यहाँ पर क्या था कि भाई जब मौर्य काल आता है, या कह सकते हैं कि उसमें क्या होता है कि नदियों ने क्या किया कि जो पाटलिपुत्र थी वहां की जो रानी या उसमें बड़ा योगदान दिया, यानी कह सकते हो कि नदियों के कारण क्या होता है कि वहां पर जो मिट्टी थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होने लगी, यानी बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, उसका जड़ोड़ मिट्टी का थी। ठीक है, इस प्रकार से उसी प्रकार से अगला जो नेक्स्ट लिखोगे, जैसे मौर्य काल में जल प्रबंधन प्रणाली क्या है, ये हेडिंग रहेगी। जैसे मौर्य काल, जैसे एक हेडिंग बना, जैसे यहाँ पर मैंने बोला है कि आप जो हेडिंग बनाओगे, जैसे
पाटलिपुत्र यानी कह सकते हो कि यहाँ पर मौर्य काल में, ठीक है, मौर्य काल में लिख दिया। फिर मौर्य काल के बाद आप लिख सकते हो कि जैसे हाँ ठीक है वहाँ पर वैदिक सभ्यता लिखा, वैदिक सभ्यता के बाद क्या आप मौर्य काल में, यानी अलग अलग शासन कालों को लिखना पड़ेगा भैया। मौर्य काल में देखोगे तो जल प्रबंधन प्रणाली कैसे है, तो जल प्रबंधन यानी कौटिल्य जहाँ पर बात करते हैं पानी को लेकर के कई सारी बातें, सिंचाई का वर्णन मिलता है और चमड़े के थैले में बहुत अधिक कच्चे माल को, यानी कह सकते हैं कि पानी की सिंचाई का बहुत ज़्यादा कुएं का प्रयोग होने लगे, यानी कुएं का जिस प्रकार से सिंचाई के लिए पानी का ज़्यादातर जो वर्णन है सिंचाई के लिए और पीने के लिए ज़्यादातर होता था, ठीक है। कौटिल्य बताते हैं पानी का उपयोग करने के लिए काश्तकारों को कर का भुगतान करना पड़ता था। इस सिंचाई को उदक भाग कहा जाता था। यदि वह राज्य, देखो कह सकते हो कि राज्य जो है उसका पानी का नियंत्रण है, राज्य ने कर लिया पानी को नियंत्रण। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान पुष्पगुप्त ने आधुनिक गुजरात के सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। रुद्रदामन देव ने जूनागढ़ अभिलेख का, यानी कह सकते हैं जितने अभिलेख हैं वह पानी की बात बताते हैं, यानी पानी का जो महत्व है, जल का जो महत्व है वो कह सकते हो कि मौर्य काल में बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। यानी राज्य पूरी तरीके से क्या करता था, पानी उसके अंडर में था, यानी जल के सारी चीजें जो थी वह करने लग गया मौर्य काल में। उसी प्रकार से अलग अलग हेडिंग बना, ठीक है, मौर्य काल लिख दिया। उसी के बाद मौर्य काल के बाद क्या लिखोगे, दक्षिण भारत में संगम साहित्य में, दक्षिण भारत में जो संगम साहित्य था वहां पर, तो दक्षिण भारत में जो संगम है तमिलाहम जो है वहां पर सिंचाई के लिए पानी का प्रयोग हुआ है। लेकिन इन्होंने क्या किया भैया, बांध बनाने का काम कर दिया। इन लोगों ने तो भैया आगे बढ़ गए, इन्होंने पूरा बांध ही बना दिया नदी पे, ठीक है, इन्होंने कर दिया बांध बना दिया था, ठीक है, इन्होंने बांध बनाया है। ये बांध को इनको लिखोगे 21 प्रकार से। उसके बाद जो हम लिखेंगे यहीं तक रहेगा। उसके बाद वनों की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वन यानी जंगलों की बात करें। तो जंगलों को लेकर अगर हम वनों की लेकर की बात करें, प्राचीन भारत में वन उन आवश्यक स्रोतों में से एक है जो मानव समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। यानी कह सकते जो वन है वह मानव समाज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, बहुत ही ज्यादा उनके लिए क्या थे, इंपॉर्टेंट थे, जिस कारण से वनों का शोषण भी था। देखो वनों का महत्व भी था भैया, तो वनों का शोषण भी खूब हुआ है, वनों को खूब काटा गया है लकड़ियों के लिए। सीरीन रत्नागार जैसे इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा वासियों को कांस्य युग की संस्कृति वहां की उपस्थित पारिस्थितिक विनाश का कारण हो सकता है। तांबा और कांसा बनाने के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ियों की आवश्यकता होती थी, जिस कारण से संभवतः इस क्षेत्र के आसपास जंगल नष्ट हो गए। इसी का अलावा हड़प्पा वासी बड़े पैमाने पर कह सकते हो कि फाइनाइंस धातु के बने आभूषण के, यानी आभूषण के लिए बनाने के लिए, देखो पक्की हुई ईंटें, मिट्टी के बर्तन, पत्थर के पात्र, नाव यानी आदि बनाते थे। यानी कह सकते हो कि देखो सुनो क्या लिखोगे, हड़प्पा सभ्यता में, क्या लिखोगे, हड़प्पा सभ्यता में भी वनों की बहुत ज्यादा कटाई होती थी, जैसे आभूषण बनाने में, या कह सकते हो कि आभूषण बनाते थे, या उनका प्रयोग जैसे कांसे को कुछ चीजें बनाने में, पकी हुई ईंटों को, मिट्टी के बर्तन आदि चीजों को बनाने में क्या होता था, लकड़ी का बहुत ज्यादा। दूसरा अंतर्देशी तथा समुद्री व्यापार में भी कह सकते हैं लकड़ियों का बहुत महत्व था। इन सभी गतिविधियों बड़े पैमाने पर लकड़ी की खपत की आवश्यकता थी। यानी कह सकते हो कि यानी हड़प्पा सभ्यता यानी कह सकते सिंधु घाटी की सभ्यता में लकड़ियों की कटाई होती रही, और कह सकते हो अलग अलग चीजों के ऊपर। लेकिन जब एक फिर अगला हेडिंग क्या बना, वैदिक युग में, अगली हेडिंग हमारी चेंज हो, क्या लिखेंगे हम, वैदिक युग। तो वैदिक युग में वनों को लेकर क्या, वैदिक युग में वनों की कटाई के उदाहरण स्पष्ट हैं। यहाँ आर्यों द्वारा जंगलों में आग लगाने का वर्णन। आर्य क्या करते भैया, जंगलों में आग लगा देता था। उनकी कृषि बस्तियों का विस्तार गंगा के यमुना के मैदानी भाग, क्योंकि वह खाना बदोश से गतिहीन कृषक समाज में स्थानांतरित होने लगे। देखो पहले क्या किया कि आर्यों ने क्या किया भैया, जंगलों को जला दिया, लेकिन क्या हो धीरे धीरे क्या हो, खाना बदोश से, आर्य एक प्रकार से घुमंतु जाति है, खाना बदोश ही थे, लेकिन क्या होते धीरे धीरे उन्हें क्या किया, कृषि करने लगे। तो कृषि करने के लिए क्या एक स्थान पर लें। इस विस्तार से प्रारंभिक वैदिक युग में जनों यानी आदिवासी लोगों की इकाई, जैसे उत्तर वैदिक काल में जनों के तहत छोटी इकाई 620 में देखोगे परिवार। शतपथ ब्राह्मण में देखो ध्यान रखना, अब वैदिक युग थोड़ा सा बदलेगा। शतपथ ब्राह्मण में अगर देखोगे तो वहां पर क्या बोला गया है, आर्य सरदार नदी की कहानी का वर्णन मिलता है, जिसमें अग्निदेव की सहायता से सरस्वती नदी तथा आधुनिक गंडक तक पहुंचा जा सकता था। इस क्षेत्र का नाम सर्वप्रथम उपनिवेशवादी के नाम पर रखा गया, जो में महाजनपद काल के दौरान वज्जी तथा मिथिला के महत्वपूर्ण गणतांत्रिक राज्यों में से एक था। वैदिक काल में अगर देखोगे वनों का क्या है, यहाँ से रखना,
या यहाँ से इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। वैदिक काल में वनों का क्या है, आध्यात्मिक शांति और तपस्वियों तथा ऋषियों के निवास स्थान देखा है। ये कह सकते हैं भाई मेरे, वैदिक काल में अगर देखोगे तो जो वन थे, ऋषि मुनि इसमें जाकर के यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तप करते थे, बहुत सारी चीजें हो रही थी भाई। यानी वनों का जो महत्व है कह सकते हो आध्यात्मिक बढ़ गया, यानी धर्म का एंगल वन ने ले लिया। अब पेड़ों को काटना भैया मुश्किल हो गया। अब साधु महात्मा जंगलों में रहते थे, कोई वहां पर कथा करना, हवन बड़े बड़े साधु महात्मा वनों के नीचे बैठ करके क्या करते थे, हवन करते थे, जिसे हम क्या कह सकते हैं, हवन मतलब यज्ञ करते थे, ठीक है, यज्ञ लिखना, ठीक है, क्या करते थे भाई मेरे, यज्ञ करते थे, ठीक है। तो इस युग में अगर देखोगे वनप्रस्थ आश्रम की अवधारणा, जैसे 4 आश्रम बोले गए ना, जैसे ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ आश्रम है, वनप्रस्थ आश्रम है और कह सकते सन्यासी आश्रम है। ये हिंदू धर्म में मानो कि 4 बताया गया आश्रम, ठीक है। ऋषियों ने वनों को गहन चिंतन किया, यानी ऋषि जो होते थे वनों में उन्होंने क्या क्या चिंतन किया। अरे देखो ऋषि मुनि क्या करते थे, वनों में जाकर के तो ओम भूर्भुवः ये करते थे ना, वो शंकर जी को प्रकट हो जाते थे, वरदान मांगते थे, उसी प्रकार से कह सकते हैं। नहीं क्या हो रहा था कि वनों में ऋषियों ने क्या किया, बहुत चिंतन किया और वनों को ही अरण्यकों की रचना हुई। ऋषियों ने वहां पर आश्रम बनाए जिससे अरण्य संस्कृति का प्रसार हुआ। अरण्य संस्कृति का मतलब होता है जंगल संस्कृति, ठीक है, अरण्य मतलब होता है जंगल या वन कह सकते हो, ठीक है, संस्कृत का वर्ड है, ठीक है। महाजनपदों के युग के बाद बुद्ध ने जंगलों में एक बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त, यानी कह सकते हो कि जो हमारे वन है, वनों का महत्व क्या बढ़ गया कि वैदिक सभ्यता में, और कह सकते हैं उसके आगे जब आ गया भैया बुद्ध काल में भी वनों का जो महत्व था बहुत ज्यादा बढ़ा। इसके नीचे कह सकते हैं कि महावीर भी साल के नीचे तपस्या करके ज्ञान प्राप्त हुआ। अगर गौतम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध उनको भी क्या होता था, एक बौद्धि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त था। सभी तीर्थंकरों ने एक पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। हालांकि वनवासी जो अपने अस्तित्व के लिए जंगल पर निर्भर थे, उन्होंने अलग ढंग से अनुमानित, यानी जो वनवासी किसको बोलते हैं, वनवासी का मतलब होता भैया जो जंगलों में रहते थे, उन्हीं को बोलते हैं वनवासियों ने जंगल पर निर्भर थे, उन्होंने अपने अलग ढंग से इसको अनुमान लगाया। वेदों में ग्राम और अरण्य के बीच में भेद करते हुए ग्राम को व्यवस्थित तथा अज्ञात स्थान के रूप में वर्णित किया गया, जबकि वनों को अव्यवस्थित तथा ज्ञात के रूप में चित्रित किया गया। इन क्षेत्रों में वनवासियों को भिन्न रूप से देखा जा सकता है। वनवासियों को जंगली तथा अजीब कहा जाता था। यही धारणा बनी रही। जैसे जैसे शहरीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी, संस्कृति और सामाजिक रूप से पिछड़े चित्रित रूप के। रोमिला थापर के अनुसार मौर्य काल में अगर देखेंगे तो जंगलों में अक्सर मध्यवर्ती क्षेत्र यानी जो होता था के रूप में देखा गया। वे साम्राज्य प्रत्यक्ष प्रशासन के अधीन नहीं आते थे। वन भूमि के संसाधन राज्य द्वारा, यानी आप कह सकते हैं कि मौर्य काल में, या अगला जो हेडिंग क्या बनाओगे, मौर्य काल में अगली हेडिंग क्या रहेगी, हमारा जो हेडिंग इससे पहले हमने हेडिंग क्या बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि मौर्य काल। मौर्य काल के बाद आप अगली हेडिंग क्या बनाओगे, इसमें कहाँ गया भाई, खो गया, ठीक है, साम्राज्य में कहाँ गया, ठीक है। मौर्य काल में किस प्रकार, हम मौर्य काल बनाओगे, इससे पहले वैदिक सभ्यता वाला हेडिंग था, ठीक है। तो मौर्य काल में वनों को लेकर के क्या बातें हो रही थी, ठीक है। तो मौर्य काल में अगर आप देखोगे तो मौर्य काल में क्या रहा, तो मौर्य काल में अगर आप देखोगे तो वनों को लेकर के, वनों का राज्य ने एक प्रकार से इक्वायर कर लिया, यानी राजा का नियंत्रण हो गया, यानी राजा, और एक प्रकार से कहते हो राज्य के लिए क्या होता था, वनों की कटाई होने लगी, ठीक है। यानी राज्य को अगर किसी चीज की जरूरत है, लकड़ी की जरूरत है या किसी अन्य चीज की जरूरत है, तो वहां पर कटाई हो रही है, ठीक है। वनों ने शिकार के लिए जंगली जानवर जैसे वनों के शिकार के लिए जंगली जानवर, चारा, लकड़ी, ईंधन, युद्ध के लिए हाथी तथा कीमत पथ के लिए संपत्ति के लिए एक मजबूत सेना के निर्माण में हाथी महत्वपूर्ण थे। इनका उपयोग किलों को ध्वस्त करने के लिए तथा दलित, यानी कह सकते हो कि जब राज यानी मौर्य काल में कह सकते हो कि वनों का जो प्रयोग था अलग अलग चीजों के लिए होने लग गया था। जैसे जंगली जानवरों को शिकार हुआ, चारा के लिए, लकड़ी के लिए, ईंधन के लिए, युद्ध की लकड़ी को प्राप्त करने के लिए, इनका क्या हो रहा, मौर्य काल में कह सकते कि वनों का इस प्रकार से प्रयोग रहा, और कह सकते वनों का एक प्रकार से शोषण भी होता रहा, ठीक है। अब हम बात करेंगे पशु और पौधे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी हमारी, पशु और पौधों को देखते हैं, ठीक है। ये रहेगा पशु और पौधे। देखो पशु और पौधों में अगर आप देखोगे तो किस प्रकार से पौधे और पशुओं को, देखो पशु को लेकर के कई प्रकार की चीजें हैं। शुरू में क्या रहा भैया, पशुओं का लंबे समय तक शिकार किया गया। जैसे हमने देखा है कि लंबे समय तक जो मनुष्य क्या करता था, वह शिकारी रहा, क्या रहा, लंबे समय तक शिकारी रहा, यानी एक प्रकार से वह शिकारी संग्रह के रूप में,
ठीक है। तो लंबे समय तक शिकार किया गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, पशुओं को लेकर के अलग अलग शासन काल में वैदिक सभ्यता में कह सकते हैं पशुओं को लेकर के पूरा सिनारियो बदल गया। उसके बाद कह सकते हैं कि मौर्य काल आया। तो मौर्य काल में अगर आप देखो कि जब वहां पर जनरली हम देखेंगे कि जब वहां पर क्या आते हैं कि अशोक जब आते हैं, तो अशोक ने पूरी चीज सिनारियो को बदल दिया। देखो कह सकते हैं कि पशु और पौधों को लेकर के अलग अलग शासन काल में, तो जैसे हम पशुओं की बात करें तो पशुओं को सबसे पहले उसका शिकार किया, फिर बात करें जैसे कुत्ते को पालतू बना लिया गया, यानी इसमें हेडिंग बना करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। पशु पौधे और इनको किस प्रकार से प्रसार किया गया और इनको इनकी भक्ति तथा इनकी रक्षा करने के लिए क्या क्या प्रबंध किए। पशुओं की सामाजिक संरचना क्या है, देखो पशु तथा इनकी सामाजिक संरचना कैसे, देखो हड़प्पा ने कई जानवर जैसे कुबड़ वाले बैल, बिना कुबड़ वाले भेड़, बकरी, सुअर आदि को पालतू बनाया था। यानी सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया, हड़प्पा वाले ने पालतू बनाया। बाघ, हाथी, गैंडा, हिरन जैसे जंगली जानवर से अवगत थे, इन्होंने उनकी मुहरों पर चित्रित हैं। वैदिक काल में आर्य पशुपालक थे। आर्य क्या थे, वैदिक काल में क्या करते भैया, पशुओं को पालते थे। उन्होंने मवेशियों के लिए विशेष रूप से अपने घोड़ों के लिए ताजा चारागाह की आवश्यकता के लिए, क्योंकि मवेशियों के विपरीत घोड़े चरते समय घास की जड़ों को खींच लेते थे, जिसका मतलब वह जल्दी वापस नहीं। इसके अलावा क्योंकि कृषि अर्थव्यवस्था में मुख्य आधार नहीं था, वह चारा फसल नहीं उगाते थे, इसलिए उन्होंने चारा की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी किसको, वैदिक सभ्यता में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना पड़ता था, उन्हें जाना पड़ता, यानी खाना बदोश, यानी उन्होंने अपनी जीवन शैली को अपनाया था, ठीक है। उसी प्रकार से पशुओं को लेकर अगर आप देखोगे ऋग्वेद में युद्ध के गिविष्ट शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है कि गायों की खोज हो। वे लोग मुख्यतः अधिक से अधिक मवेशियों को कब्जे और चारागाह के लिए लड़ते थे। प्रारंभिक वैदिक सभ्यता में समृद्ध पुरुष, जिन्हें गोमठ कहा जाता था, वह जिनके पास कई मवेशी होते थे। इस प्रकार वैदिक काल में मवेशियों को अत्यधिक, ये कह सकते हो वैदिक काल में क्या रहा भैया, मवेशियों का अत्यधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि वह अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ थे। ये पशु जो थे क्या थे, वह पूरी जो हमारी अर्थव्यवस्था उसकी क्या थे, रीढ़ का काम करते थे। वैदिक युग में आर्य जो थे पुष्पन नामक देवता की पूजा करते थे। आर्यों मानते थे पुष्पन उनकी मवेशियों की रक्षा देखभाल करेंगे। उनके अनुयायी खोए हुए पशुओं तथा समृद्ध चारागाहों की खोजने के लिए उनकी पूजा करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पुष्पन शूद्र के देवता बन गए। यह परिवर्तन इसलिए क्योंकि कृषि भूमि पशुपालन पर अधिक महत्व है। देखो अलग अलग शासन काल में अगर आप देखोगे तो पशुओं को लेकर के आगे चल करके जब उत्तर वैदिक काल में देखोगे तो जैसे राजसूय युग, भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो क्या होता था भैया, घोड़ा, यानी कह सकते घोड़े और जो हाथी ना, ये बल का प्रतीक बने। ये पशुओं का कह सकते कि महत्व धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। जो भैया की तीर मार करके खा लेते थे, शिकार कर लेते थे, अब पशु वीरता का प्रतीक बन गया है। जैसे राजा राम ने, यानी भगवान राम ने क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था ना, घोड़े को खुला छोड़ दिया था, लवकुश ने पकड़ लिया था। इसे कहते हैं, नहीं जो पशु थे एक प्रकार से कहते हैं राज्य के सम्मान का प्रतीक बनेगा फिर आगे चल करके। जैसे घोड़ा, हाथी, इनका प्रयोग है क्या, सेनाओं में इनका, यानी शौर्य के लिए, शक्ति के लिए प्रतीक बनेंगे पशुओं। वही पशु जो कह सकते हो कि पूरा पाषाण वाले मार करके खा लेते थे, वही पशु राजा की शक्ति का प्रतीक बनेगा। कब आकर के बनेंगे, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। क्या होगा, प्रतीक बने, नहीं राज की मान और प्रतिष्ठा के लिए, ठीक है, नहीं बलिदान हुआ। इसी प्रकार से देखो यही परिवर्तन तो आ रहा है। जब हम पशुओं को दे रहे हैं तो पशु देखो एक समय देखो भैया पशु को मार करके खाया जा रहा है, उसके बाद आगे चल करके पशुओं का प्रयोग सेना में हो रहा है। सेना में बड़े बड़े हाथी हैं, घोड़े हैं, उनका प्रयोग हो रहा। दूसरा, राजा अपनी शान शक्ति दिखाने के, जैसे भगवान राम ने अपना घोड़ा छोड़ दिया था, तो घोड़ा उनके क्या था, उनकी शक्ति का प्रतीक था। यानी पशु शक्ति कह सकते हैं कि शक्ति का प्रतीक होने लगे, राज्य शक्ति का प्रतीक पशुओं ने ले लिया। बल्कि पशुओं की पूजा भी हुई वैदिक सभ्यता में अगर आप देखोगे। यानी पशुओं की जो स्थिति थी वह कैसे कैसे अलग शासन काल में बदलेगी। आगे चल करके देखोगे अलग अलग, जैसे अश्वमेध यज्ञ, बैलों का भी बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ उनकी, लेकिन बलि भी हुई। ऐसा नहीं था कि पशुओं का ये, बल्कि पशुओं की बलि भी वैदिक सभ्यता में ही पशु बलि का जिक्र है। अगर भाई एक तरफ वैदिक सभ्यता में पशु बलि भी रही, दूसरा बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते थे, उसमें कह सकते हैं। दूसरा जैसे क्या होता है कि जब किसी की मृत्यु होती तो उसमें गौदान करवाया जाता, तो गौदान भी वैदिक सभ्यता में एक तरफ कह सकते, गाय जो था वह कह सकते पवित्र पशु था। देखो मैं कह रहा हूँ
वैदिक सभ्यता में अगर देखेंगे तो गौ दान, यानी जब भैया कोई मरता तो बोलते नहीं गाय का गौ का दान करते हो, गौ दान एक तरफ हो रहा है ब्राह्मणों के जरिए, लेकिन उसी प्रकार देखोगे ब्राह्मण ही क्या कर रहा है, पशु, दूसरे पशुओं का क्या, पशु बलि चल रही है। तो दोनों चीजें थी, सिनारियो अलग अलग था। एक तरफ कह सकते हैं कि गाय का गौ दान करवाया जा रहा है, तो दूसरे स्थान पर कह सकते हैं कि पशु बलि। और उधे अगर आगे चलोगे जैसे मौर्य काल में, अलग अलग कालों में हम देखेंगे, बल्कि वैदिक सभ्यता में देखोगे तो जैसे राजा बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे पशु, जैसे राजा राम ने घोड़ा छोड़ दिया था, उसी प्रकार से पशुओं का प्रयोग आगे चल करके मौर्य काल में, गुप्त काल में और आगे लंबे समय तक अगर आप बताते हो कि जो पशुओं का प्रयोग होता था यह सेना में शौर्य का प्रतीक बना। किसका प्रतीक बना? शौर्य के प्रतीक बने पशु। जैसे हाथी का प्रयोग सेना में हुआ, घोड़ों का प्रयोग, खच्चर का प्रयोग, इनको ढोने के लिए तथा अन्य चीजों के लिए इनका प्रयोग धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। पशु भी संसाधन का शोषण जारी रहा। हालांकि हम ऐसे उदाहरण भी देखते हैं जहां पर इस तरह के पर्याप्त का उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक आवासों को नुकसान न पहुंचे। दुनिया में सभी प्रारंभिक नदी घाटी सभ्यता में हाथी पाए जाते थे। हालांकि जंगली हाथी की आबादी मेसोपोटामिया में और चीन में काफी घटी, जबकि उत्तरी अफ्रीका में हाथी लगभग 320 ईस्वी में विलुप्त हो गए। लेकिन आज यह जानवर भारत की जंगलों में पाया जाता है। थॉमस और ट्रीडमैन का मानना है उन्होंने विलुप्त होने की बजाय के कारण से प्राचीन भारत में मौजूद हाथी राजा के परस्पर संबंध और जंगलों में राजा के एक प्रतीक बने। देखो, शासकों ने अपने क्षेत्रों के रक्षा तथा विस्तार के लिए युद्ध करते थे तथा युद्धों में हाथियों पर विशेष रूप से निर्भर थे। लेकिन हाथियों को जन्म से ही पालना नहीं कह सकते कि हाथियों को इतना नहीं, राजा देखो राजा ही हाथी पालता था, सब लोग हाथी वाथी नहीं पाल सकते। भैया हाथी इतना खाता खिलाएगा कौन, ठीक है, नहीं कह सकते। आम लोग हाथी पाल नहीं सकते थे, राजा हाथी पालता था, उसके लिए शौर्य का प्रतीक बने। अरे हाथी बैठ करके देखा होगा पृथ्वीराज चौहान हाथी बैठे हैं, दूसरा पता नहीं कितने लोग हाथियों में बैठ करके युद्ध लड़ते थे, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू हाथी पर बैठा है, हाथी पे बैठे हैं, ठीक है। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि हाथी यानी जो पशु, एक तरफ देखोगे पशुओं का देखोगे क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता, उससे पहले देखोगे पशु को मार करके खा रहे हैं, वही पशु कह सकते हैं कि राज्य की शक्ति का प्रतीक बन गए। यानी सिनारियो बदल जा रहा, परिस्थिति यानी पशुओं को लेकर के पूरी तरीके से बदल गई। ये इसी प्रकार से यही चीजें आपको इसमें भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मौर्य शासन काल में अशोक के अभिलेखों में पशुओं को संरक्षण दिया गया। अशोक आ जाते तो अशोक एक प्रकार से पशु प्रेमी है, पशुओं को भाई पूरा संरक्षण मिल जाएगा, पशु को मारना नहीं है। अशोक के अभिलेखों में पशुओं को लेकर के कई सारी बातें लिखी गई। भारत में वन्य जीव रक्षण के लिए कई सारे उपाय, इस पशुओं की रक्षा करने के लिए भी कह सकते हैं कि मौर्य काल में जब अशोक आते हैं तो अशोक काफी चेंज कर देते हैं पशुओं को, किस प्रकार से चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्या है, हेडिंग बना बना के इनको क्या करना है, लिखना होगा, बस, ठीक है। अगला देखोगे अशोक हो गया भाई, नंदों के पास लगभग 300 हाथी थे। अलग अलग शासन काल में देखोगे तो ये क्या है, राज्य सेना जो है वो हाथियों और पशुओं का बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे। इनका प्रयोग काफी लंबे समय तक होता रहा। तो पशु वाला, अब हम देखेंगे वनस्पतिक आदान प्रदान क्या था। तो वनस्पतियों में अगर आप देखोगे तो देखोगे क्या रहा कि पर्यावरण वातावरण में बदलाव हमें काफी देखने को मिला है, ठीक है। खेती पौधों के आदान प्रदान में हिंद महासागर में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पूर्वी अफ्रीका में रही। 18वीं सदी तक दीर्घकालिक तथा अविरल समुद्री नदी में मानसून विनिमय तथा मानसून का साम्राज्य कहा गया। भले ही देखेंगे मानसून की खोज के लिए यूनानी लोग भी तो कह सकते हैं कि अगर हम पेड़ों की बात करें तो पेड़ जो थे मानसून लाने माने जाते हैं, और पेड़ों की कटाई से क्या मानसून भी नहीं या वर्षा कम मिले। नहीं कह सकते कि पेड़ जो रहे वह मानसून का प्रतीक रहे, ठीक है, या हवाओं के उनकी रही। दूसरा, अफ्रीका से भारतीय महाद्वीप में लाए गए, यानी कुछ क्या होते थे, बहुत सारे जो पौधे होते हैं वह अलग अलग द्वीपों से भारत में आए हैं। जैसे बात करेंगे जैसे ज्वार है, बाजरा है, जलकुंभी है, लोबिया है, रागी है, क्या कहते हैं ये दूसरे देशों हैं, इमली, ये सारे क्या पौधे होते हैं दूसरे देशों से भारत में आए हैं। उसी प्रकार से कुछ खाद्य जो पदार्थ ऐसे हैं जो अफ्रीका से आए हैं, जैसे जम्बी मनका है, करेला है, ठीक। एक काम करना, देखो कौन कौन से जो फल हैं इसमें जो आपको याद होता, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वही करेला वगैरह, जो सिंपल सा हो जो याद हो गया, जैसे जम्बी मनका है, ठीक है, कुल्थी है, करेला है, ठीक है, बलसम सेब है, भिंडी है, जो आपको याद है उनको आप लिख सकते हो एग्जाम में। अगर आपको तरबूज है, ग्वार फली है, ये क्या होते थे, ये कहाँ से आए हैं, ये सब आए हैं सारे
अफ्रीका महाद्वीप से आए, नहीं कई सारे पौधे हैं जो भारत में आते हैं अलग अलग द्वीपों से आए, जैसे ग्वारफली, जैसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो दक्षिण एशिया से आए। कौन कौन से? करेला, नारियल, अरबी और पानीयम जिसको बोलते हैं, ये सारी क्या है दूसरे। नहीं कई सारे जो पेड़ पौधे क्या हैं अलग अलग जगहों से आए हैं, इनको अब लिखना। तो यहाँ पर यानी किस प्रकार से कई सारी जो प्रजाति होती है अलग अलग क्षेत्रों से आई हैं, उनका भी लिख देना। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, अगला जो हमारा रहेगा क्या रहेगा, लास्ट में हम देखेंगे कृषक समाज और शहरीकरण। देखो भारत में कृषक समाज जो था, या भारत में जो शहरीकरण है उसके दो तरीके हैं। पहला शहरीकरण हड़प्पा सभ्यता में, वैसे भी आपको पता होगा कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता है पूरी क्या है नगरीय सभ्यता है। तो पहले जो हमारे देश में सभ्यता का है तो क्या है शहरीकरण का दो है, दो बार हमारे देश में शहरीकरण हुआ। पहला शहरीकरण आप कह सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता में जो है नगरीय सभ्यता, तो पहला वो है। दूसरे जो हमारी सभ्यता का विकास होता है कह सकते हो कि जब हमारे देश में कहा महाजनपद काल में, महाजनपद काल भी कह सकते हो कि नगरीय सभ्यता के दो उदाहरण हैं। ठीक है। दूसरा अगर हम कृषक समाज की बात करें तो कृषक समाज शुरू में क्या था, शिकारी संग्रह था, और बाद में क्या होता कि जो मनुष्य क्या करता, जब वो खेती करने लग जाता है तो वह कृषक यानी किसान में किस प्रकार से तब्दील हो जाता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में भी देखोगे तो खेती होने लग जाती है। भाई सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या होगी, खेती होने लग जाएगी, तो कृषक में तब्दील हो जाएगा। ठीक है। कृषक यानी लंबे समय तक क्या भाई कौन कौन सी फसलों का यूज होता, जानवरों का, किस प्रकार से वह कृषक बना रहा। उसी प्रकार से देखोगे किस प्रकार से वह शहरी केंद्र बने, अर्थव्यवस्था को लेकर के धीरे धीरे शहरों का विकास होगा। तो उन्हीं चीज़ों को आपको क्या लिखना है, यहाँ पर अलग अलग मौर्य काल में किस प्रकार से रहा, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। या किस प्रकार से यानी शहरीकरण रहा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा। ठीक है, तो इनको भी देख लीजिएगा। देखो खनिज संसाधन वाले में तो मैंने वैसे भी आपको बता दिया था जब इसकी क्लास करवा था। तो खनिजों में आपको क्या बताना पड़ेगा, इसमें जैसे तांबा है और कांसा है। कांसा बताना कि क्या होता था, कांसे का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ। ठीक है। फिर तांबा, कांसा तांबा का यूज है। फिर उसके बाद लोहा, लोहे का जब यूज होता है 6ठी शताब्दी में, जब लोहा आता है। ठीक है, जब 6ठी शताब्दी में कहते हैं लोहे का आविष्कार होता है तो उसने पूरी तरीके से चीज़ों को बदल करके रख दिया। ठीक है। कांसा जो भाता, ठीक है, कांसा तांबे की मिश्रित धातु से भी राग एक मिश्रित धातु थी जिसे हम ऐसे उपकरण नहीं मिले हैं। अधिकतर कांसे से बने होते थे। यह सामान्य युग में प्रारंभिक शताब्दियों में म्यांमार और मलय द्वीप के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए। कांसे का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाने नहीं कह सकते। कांसे का क्या था भाई मेरे, बड़े पैमाने पर क्या होता, बड़े पैमाने पर इसका क्या होता, बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है या बहुत ज्यादा यूज होता था। लोहे का प्रयोग क्या है, गंगा नदी की घाटी के परिदृश्य बदल दिया। लोहे का डी कोसाम्बी, आर्य शर्मा और कुछ इतिहासकार ने एक प्रमुख कारक कृषि यानी कहते हैं डी कोसाम्बी जो हैं और कोसाम्बी और आर्य, जितने इतिहासकार मानते हैं कि लोहा जब आता है वह पूरी तरीके से कृषि तकनीक और एग्रीकल्चर सेक्टर को बदल करके जिसने लोहे ने रख दिया। एक ऐसा खनिज आया लोहा, कृषि को बदल के रख दे। बहुत सारी कुल्हाड़ी के लिए लोहे का प्रयोग होने लगा, हल जुताई के लिए लोहे का प्रयोग। ये लोहे ने एक प्रकार से क्या कर दिया, पूरी सभ्यता को बदल करके रख देता है। 6ठी शताब्दी में जो लोहे का आविष्कार होता है और महाजनपद काल, और उसके बाद कह सकते हो कि पूरी तरीके से एक अर्थव्यवस्था पूरी मजबूत हो जाती है। तो ये कुछ खनिजों की बात की गई है, ये सारे कुछ खनिज हैं। ठीक है। समृद्ध खनिज आयात भंडारण के लिए अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि इसे लड़ाई और कृषि उपयोग के लिए किया जाता था। मगध साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति बहुत लाभकारी थी। लोहे के युग ने इस साम्राज्य की पहली राजधानी छोटा नागपुर के क्षेत्र में राजगिरी को समृद्ध लोह भंडार थे। लोहा की उपलब्धता ने विशेष रूप से युद्ध के लिए लोहे के औजारों का निर्माण, नहीं कह सकते, लोहे के लिए युद्ध के लिए औजारों का निर्माण भी किया जाने लगा। ठीक है। कौटिल्य के साथ में भी कह सकते खनिजों संसाधनों का संपूर्ण नियंत्रण था। इस कारण से धातु क्रम कार्यों में हथियारों तथा सिक्कों का निर्माण, नामक तथा खनन उद्योग में विशेष नियंत्रण रहा। यानी कह सकते हैं कि खनिजों को लेकर के क्या रहा, जैसे बहुत सारे धातु विज्ञान, रत्न, कीमती पत्थर, ये भी काफी वैज्ञानिक चीजों के इनका प्रयोग होता रहा। तो कुछ तमिला, हम अगर तमिल की बात करें तो वहां पर भी जो लोहे का प्रयोग है वह भी काफी होकर रहा। मखराला लोहे का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लौह युग ने शायद यह पठार के पूरे कावेरी दाहन के लिए एक स्रोत था। लौह प्रौद्योगिकी के प्रसार ने मुख्य तंत्रों के गठन में मदद की, अर्थात यानी लोहा जो रहा राज्य के विकास में कह सकते हो कि मददगार काफी साबित हुए। तो ये लगभग जो तीसरा चैप्टर था लगभग यहाँ पर वही समाप्त हो गया। तो दूसरा जो तीसरा चैप्टर था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है।